भारत पे तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ से अधिक लोगों की संख्या है और ऐसे में मुसलमान जो दूसरा ये कहा जा सकता है कि सबसे बड़ी आबादी है भारत में, आज हम उसको लेकर के बातचीत करेंगे और ये बातचीत इसलिए की जानी जरूरी है क्योंकि जब 2020 में कोविड 19 का कहर बरपा था, पूरे दुनिया और जहान में उसका कहर देखने को मिल रहा था, भारत में भी उसका कहर देखने को मिल रहा था। तो ऐसे समय पर कुछ लोग खड़े हुए और उन्होंने एक संगठन क्रिएट किया, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जिसका मकसद मुसलमानों के अंदर जो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि उन्हें किस तरह से रिफॉर्म किया जाए, कैसे उनमें रिफॉर्म लाया जाए, किस तरह से उनको प्रोग्रेसिव बनाया जाए, उनकी सोच को कैसे तब्दील किया जाए, साथ ही साथ जिस तरह से उनके ऊपर हमले हो रहे थे, जिस तरह से उनको बदनाम किया जा रहा था, उन तमाम चैलेंजेस से किस तरह से निपटा जाए। तो करीब 200 के आसपास भारत के जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए अलग अलग सेक्टर के तकरीबन ये 200 लोग थे, वो जमा हुए और उन्होंने एक संगठन क्रिएट किया जिसका नाम उन्होंने इंडियन मुस्लिम प्रोग्रेसिव एंड रिफॉर्म रखा। जाहिर है कि मुसलमानों को लेकर के अक्सर बहस होती है, एक लंबे समय तक मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा था कि आखिर मुसलमानों का डेवलपमेंट कैसे हो, उनका विकास किस तरह से हो। वो जिस तरह के मुल्क के हालात बनते जा रहे हैं, नफरत आपस में जिस तरह से बढ़ती जा रही है, ऐसे में इन तमाम चीजों को किस तरह से रोका जाए। तो बहुत ही चैलेंजिंग भरे माहौल में इस संगठन का गठन होता है और जाहिर है कि डॉक्टर एमजे खान साहब इस तमाम चीजों की पहल करते हुए नजर आते हैं। उनकी पहल पे इस संगठन को क्रिएट किया गया है। वो आज हमारे साथ है। आज हम उनसे इस संगठन के बारे में, मौजूदा हालात में जिस तरह की चुनौतियां हैं, जिस तरह के चैलेंजेस हैं, उनसे किस तरह से वो मुकाबला करेंगे, संगठन कैसे मुकाबला करेगा। अच्छा, सिर्फ ये जो चुनौतियां हैं ये बाहर से नहीं है, बल्कि अपने मुस्लिम समाज में भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस है, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो कहीं ना कहीं रोड़ा बनते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। तो वो तमाम अहम मुद्दे होंगे जिनको आज हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर एमजे खान हमारे साथ मौजूद है। एमजे खान साहब, सिलसिले को आगे बढ़ाएं, सबसे पहले हम आप से आखिर इस चीज को ही समझना चाहेंगे। हालांकि हमने उसे समझाने की कोशिश की है कि किन माहौल में इस संगठन का कयाम हुआ, इस संगठन का गठन हुआ, लेकिन अगर आपसे हम इस चीज को समझना चाहें तो आप इसे किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, इम्पार का जो गठन था वो कोई सोची समझी एक चर्चा के बाद कोई ऐसा नहीं था। एक माहौल कुछ टाइम से ऐसा बन रहा था। एक तो इसका बैकग्राउंड ये था कि हम लोग पिछले 2-3 सालों से कई बैठक कर चुके थे कि जो मीडिया में मुस्लिम स्कॉलर के नाम से जो लोग बैठाले जा रहे हैं और वो जिस तरीके से तू-तू मैं-मैं करते हैं, जिस लेवल की बातचीत करते हैं और कहीं न कहीं प्रोवोक करने वाले, भड़काने वाले, और उससे पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है। तो ऐसे-ऐसे नासमझे लोग एक ख़ास तरीके के पहनावे के बैठाले जाते थे, जिससे पूरी कम्युनिटी को उसी तरीके से पेंट किया जा सके। तो ये काफ़ी लोग ऐसा परेशानी महसूस करते थे। हमने ऑफ़िस में बैक टू बैक 2-3 मीटिंग रखी कि इसका क्या किया जाए। कुछ लोगों से जो रेगुलर बैठते थे मीडिया पे जाके उनको फ़ोन पे बात किया। एक बार 4 लोगों को घर पे बुलवाया किसी के मार्फ़त कि भई आप लोग क्या करते हो? पैसे के लिए करते हो, क्या है? आपके छोटे से लालच की वजह से जो भी है वजह हो, वो एक कम्युनिटी का बहुत बुरा नाम मिल रहा है। तो ख़ैर उसमें बहुत कामयाबी नहीं मिली। इसी दौरान आप बैक टू बैक 2-3 चीज़ें अगर देखें उस दौरान क्या हुआ, एक तो सीएनआरसी के नाम पे प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे जो थे, तो पूरे उसके बाद शाहीन जो बाग का जो पूरा बहुत वाकया सामने आया। बहुत मुश्किल हालात उससे पैदा हो रहे थे। समाज में एक पोलराइजेशन भी हो रहा था, एक गलतफ़हमी भी, एक गुस्सा भी जनरेट हो रहा था। कुछ दिनों बाद नॉर्थ ईस्ट का दंगा हो गया दिल्ली में, तो और हालात ख़राब हो गए। वो हालात ख़राब चल ही रहे थे कि कोरोना आ धमका इंडिया में। तो कोरोना आ जाए कोई बुराई नहीं, वो तो कोई एक बीमारी है, पूरी दुनिया में थी, हिंदुस्तान में भी है, कोई ऐसा उसमें बात नहीं, वो तो आना ही आना था, सभी जगह पहुँची है। लेकिन कोरोना में
मुसलमानों को एक कोरोना जिहाद के नाम से जिस तरीके से मरकज को पेश किया गया और एक तरीके से कोरोना हिंदुस्तान में आया है, उसके लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा दिया गया कि इनकी वजह से, और ऐसा लग रहा था कि आम जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके दिमाग में बैठाला जा रहा है कि कोरोना के मार्फत आपको ख़त्म करने का कोई षड्यंत्र रचा गया है, कोई एक कंस्पिरेसी चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि एक तो भयानक स्थिति उस टाइम पे थी, हालात इतने ख़राब थे, ऊपर से उन खराब हालात के लिए ऑलरेडी जिस कम्युनिटी के खिलाफ गुस्सा समाज में इतना फैल चुका था, एनआरसी सीए पे जो प्रोटेस्ट थे उसके बाद दंगे से लेके, तो उसको जब जिम्मेदार ठहरा जा रहा था तो पूरा गुस्सा इसी पे उतरना था और उसकी रिपोर्ट्स भी फील्ड से आनी शुरू हो गई थी, कहीं कोई मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने तो एक मैसेज एक मंत्री जी को लिख दिया था हम्म, कि अगर लॉकडाउन ना होता तो हजारों मुसलमान सड़क पे मारे जा चुके होते, इतना गुस्सा समाज में फैलाया जा चुका है। और हम्म, उस गुस्सा फैलाने में मीडिया का रोल, जो एंकर उछल उछल के एंकरिंग कर रहे हैं, हम्म, उसका सबसे बड़ा रोल है। तो अब हम लोग क्या करें उसमें? तो आपस में फ़ोन कर रहे थे 50 लोगों, तो आपस में कि भाई क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो हम लोगों ने कहा भाई अकेले अलग-अलग परेशान होने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हम्म, घर से निकल नहीं सकते थे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ज़ूम पे एक बैठक करते हैं, उसमें हम लोग तय करते हैं करना क्या है। तो हम्म, एक मीटिंग हुई 2 अप्रैल को, फिर 3 अप्रैल को दूसरी मीटिंग हुई, 4 अप्रैल को तीसरी मीटिंग हुई, 5 अप्रैल को फिर, तो डेली 1-2 मीटिंग हो रही थी। फाइनली 3 दिन के अंदर डिसाइड हुआ कि हम लोग को कोई संगठन बनाना चाहिए जिसके मार्फत मीडिया में अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, सरकार में पहुँचानी चाहिए, जहाँ-जहाँ से कुछ हो सकता है, और जिन पे कुछ गुज़र रही है, परेशानी में फँसे हुए हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। तो उस हालात में इसको बनाने का फैसला हुआ। तो ये कोई फैसला मेरा अकेले का नहीं था। मैंने, ये बात सही है कि एक थोड़ा-सा पहल ये किया कि भई हम लोग अलग-अलग परेशानी बयान करने के बजाय एक साथ आएँगे तो कहीं न कहीं हमारी आवाज़ को मजबूती मिलेगी, और कहीं न कहीं मीडिया में वो नैरेटिव जो बिल्ड किया जा रहा है उसके अगेंस्ट में हम लोग एक फैक्चुअल स्टेटमेंट दे सकेंगे, एक नैरेटिव काउंटर कर सकेंगे, और जो फैक्चुअल है, करेक्ट है, वो बिल्ड कर सकेंगे। दूसरा, सोशल मीडिया पे जो एक तरीके से फेक कंटेंट्स फ्लड किए जा रहे हैं कम्युनिटी के अगेंस्ट में, उनको कहीं न कहीं एक्सपोज़ करने की भी ज़रूरत है। हम्म, और बहुत सारे उसके एग्जाम्पल्स मैं उसमें जा सकता हूँ। तो आल्ट न्यूज़ का सहारा लिया, कोई 90 के आसपास जो फेक लिंक्स सर्कुलेट हो रहे थे सोशल मीडिया के, उनको एक्सपोज़ किया। हम्म, फिर तमाम लोगों को एक तरीके से मदद, कोई जमातियों को बंद किया जा रहा है, कहीं जेल में, कहीं कुछ-कुछ। तो बहुत सारे एक इश्यूज़ एक साथ में ऐसे आ गए थे, लेकिन चूँकि इस पहल में हर वो आदमी जुड़ा था जो अपने करियर में एक मुकाम हासिल कर चुका था। हर आदमी सेल्फलेसली जिसको बोलते हैं कि बिना कुछ इससे उम्मीद किए, मैं क्या कर सकता हूँ, इस एटीट्यूड के साथ साथ में आए, और इसलिए तेज़ी से एक बदलाव और एक फ़र्क देखने को मिला। नहीं तो किस तरह के लोग हैं, जैसा कि कहा ये जा रहा है कि अलग-अलग सेक्टर के बड़े-बड़े नाम हैं, वो किस तरह से हैं? ऐसा है, चूँकि काउज़ बड़ा था, अगर मैं किसी और चीज़ पे पहल करता या हमारा अपना कोई मकसद होता तो शायद इतने लोग नहीं जुड़ते, क्योंकि हर एक बिज़ी आदमी, हर एक का अपना मुकाम है समाज में। लेकिन चूँकि एक पर्पस बड़ा था, एक लक्ष्य बड़ा था, और एक ज़रूरत ऐसी थी जिसमें हर आदमी परेशान था उस वक़्त में, इसलिए हर आदमी साथ में खड़े होता गया। तो चाहे वो एसवाई कुरैशी साहब हों, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हों, चाहे वो साहिब सिद्दीकी साहब उस टाइम पे थे, कमाल फारूकी साहब थे, सिबा असलम थी, तो पी इनामदार साहब थे, तो जो भी आप नाम बड़े ले सकते हैं। फिर बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग साहब जुड़े, फिर वो जनरल जमीरुद्दीन शाह साहब जुड़े, फिर शेरवानी साहब, तो सभी करीब-करीब जो भी जिसको भी हम रीच आउट कर सकते थे, हर आदमी ने कहा कि बहुत सही पहल है और करना चाहिए। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जितने थे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश की, चीफ सेक्रेटरी राजस्थान के जुड़े, और जगहों से हुँ, कई भारत सरकार के जो सेक्रेटरी रह चुके थे वो जुड़े थे, कुछ सर्विंग आईएएस, सर्विंग आईपीएस ऑफिसर ने भी थोड़ा जो मदद उनसे हो सकती थी उन्होंने करना शुरू किया। मीडिया में बड़े नाम जितने हैं मुसलमानों के, वो सब करीब-करीब एक-एक करके इस पहल में हिस्सा लिए। कुछ वक़्त के हिसाब से जब उनको लगा कि हालात नॉर्मल हो गए, कुछ चले भी गए छोड़ के, लेकिन काफ़ी जब तक जितने चले गए उससे दोगुना, 5 गुना और ज़्यादा लोग आ गए। हुँ, तो कहीं न कहीं चूँकि एक पाक साफ लक्ष्य था और एक ऐसी ज़रूरत थी एक कम्युनिटी को, तो मुझे लगता है इस वजह से और अच्छी बात ये थी कि पहले जब भी कोई तंजीमें बनती थीं, तो हर आदमी तंजीम बनाने वाला भी और उससे जुड़ने वाला भी, वो ये सोचता था इस पे कैसे मैं कदम रख के आगे छलांग लगा लूँ, कूद जाऊँ। हुँ, अपना कद कैसे बढ़ा लूँ, इसका अपने लिए कैसे इस्तेमाल कर लूँ। लेकिन इन पार में पहली बार ऐसा हमने देखा, किसी ने कोई पोज़ीशन, कोई एक्सपेक्टेशन के बजाय, उम्मीद के बजाय, हुँ, हर आदमी उस जज़्बे से जुड़ा कि मैं क्या समाज के लिए कर सकता हूँ, और उसकी वजह ये थी
हर वो आदमी जुड़ा जो अपना मुकाम करियर में हासिल कर चुका था, ताकि उससे इम्पायर को कुछ नहीं लेना था। जैसे मैं अपना ही केस ले लूं, मेरा जो मुकाम 20 साल पहले था, इम्पायर को भी 20 साल लगेंगे हमको उस मुकाम पे ले जाने में। तो मुझे इम्पायर को मैं अपनी पूरी हैसियत का इस्तेमाल करता हूँ उसको आगे बढ़ाने के लिए, इससे मुझे क्या मिलेगा? जीरो। अच्छा, एक चीज ऐसे हर सवाल आदमी एक सवाल यहाँ पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जाहिर है कि एक अहम जो है संगठन है और मुसलमानों को आगे लाने के लिए उनके तरक्की और उनके बीच में जो गलत चीजें हैं उनमें रिफॉर्म पैदा करने के लिए एक कोशिश है आपकी। ये किस तरह से काम करेगा, इसका खाका क्या है आपके पास? देखिए, जो बड़े चैलेंजेस कम्युनिटी के आगे हैं, सबसे बड़ा ये था कि लोगों का जो नजरिया आपके लिए वो नेगेटिव है। जो परसेप्शंस है, अगर परसेप्शन नेगेटिव रहे, लोगों के मन में ये रहे कि मुसलमान जो है वो ऐसे ही हैं, तो अगर नजरिया जो है परसेप्शन नेगेटिव रहे, ओपिनियन लोगों की पुअर रही, नेगेटिव रही आपके लिए, तो कुछ और आपके लिए काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले एक तरीके से जो नेगेटिव नैरेटिव्स बिल्ड किए जा रहे हैं, जो एजेंडा ड्रिवन नेगेटिव्स हैं, जो पॉलिटिक्स ड्रिवन नेगेटिव्स हैं, नैरेटिव्स हैं, उन नैरेटिव्स को कैसे हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, और आज भी उस पर स्टैंड लेते हैं। तो पहले था कि जनरल सोसाइटी में वो कैसे हो सकता है? आप कोई फैक्चुअल चीज हो, अच्छा काम हो, अच्छे काम को हाईलाइट तो कर सकते हैं, लेकिन अगर अच्छा काम होगा ही नहीं तो आप हाईलाइट क्या करेंगे? तो जैसे कोविड के दौरान मुस्लिम कम्युनिटी में ने जबरदस्त समाज सेवा का काम किया, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, गुजरात में, राजस्थान में, मुंबई में, सब जगह में किया। तो उसकी हम लोगों ने बैक टू बैक बुकलेट्स बनवाई, पूरे कम्युनिटी का देश भर में काम था, उसको पर्सनल नोट लगा के सारे एडिटर्स को भेजा। हम लोगों ने कोशिश किया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे कोविड में लोगों की हेल्प करें जो फंसे हुए हैं उन सबको। तो कम्युनिटी के जो लोग थे उनके लिए तो कर ही रहे थे, बाकी आम समाज के लिए, लेबर अगर माइग्रेट कर रहे हैं मुंबई से अपने गांव में, बिहार, उत्तर प्रदेश में, तो रास्ते में जहाँ पर भी मुस्लिम कम्युनिटी आगे बढ़ के उनको खाना खिलाया, सभी लगाए, सब चीज करना था। तो एक तो परसेप्शन मैनेजमेंट का काम था। दूसरा काम ये था कि भाई हम लोगों का जो एक तरीके से कंट्रीब्यूशन समाज में कम है उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं मल्टी कल्चरल सोसाइटी में रहने का हमको नज़रिया और तजुर्बा दोनों बेहतर करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं समाज के लिए हमको यूजफुल होना पड़ेगा। और जब तक समाज के लिए यूजफुल ना हो सकता, हम टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूट ना कर पा रहे हो सकता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे हो सकता है बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं डाल पा रहे हो सकता है कोई बड़े इदारे न चला पा रहे हो, आज की तारीख में वक्त लगेगा उसमें, लेकिन समाज सेवा तो कर ही सकते हैं। वो एक ऐसी चीज़ है जिससे आप दिलों को जीतेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको कम्युनिटी को सोशली और इकोनॉमिकली भी एम्पावर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बिल्कुल आप पोजीशन नहीं होल्ड कर रहे हैं, आप योगदान नहीं कर पा रहे हैं, आप इकोनॉमिकली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप वो मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, उससे जुड़ा सोशल एम्पावरमेंट, उससे जुड़ा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, एंड कहीं ना कहीं आपको एक परसेप्शन मैनेजमेंट, कहीं ना कहीं आपको एक समाज को कंट्रीब्यूट करना, सर्व करना, ये सब चीज़ें थी। फिर बेहतर तरीके डील करना जो की स्टेक होल्डर्स हैं, मीडिया भी है, गवर्नमेंट भी है, पॉलिसी रिसर्च करना भी, इंटरवीन भी करना, मीडिया में कोई गलत चीज आ रही है उसको आपको इंटरवीन भी करना है, लेकिन इंगेज भी करना है। ऐसा नहीं हर चीज में आप झगड़ा करने उतर पड़े। तो आपको पहले रीच आउट करना है, करेक्ट फैक्चुअल देना है, नहीं है तो फिर आपको नोटिस भी भेजना। कई केसेस में हमने नोटिस भेजी, कई केसेस में केसेस भी डाले। जैसे लालचंदानी जो लेडी डॉक्टर थी उसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस पड़ा, वो मुअत्तल हो गई उस पर। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने लीगल एक्शंस भी लिए, लेकिन ज्यादा कोशिश ये किया है कि रीच आउट करके ठीक फैक्चुअल स्टोरी देके सामने वाले बेहतर एक तरीके से नजरिया पेश कर सकें। तो एक मल्टी अच्छा उस आप पे जी फिर एक मॉनिटरिंग, तो जी जी मॉनिटरिंग एंड रिस्पांस सेंटर बनाया है कि देश भर में जो भी घटनाएं मुसलमानों से मुतालिक हो रही हैं उनको मॉनिटर करें, फैक्चुअल स्टोरी लाएं और उसको मीडिया से भी शेयर करें। जहाँ पे एक्शन की जरूरत है एक्शन लें, और लीगल सपोर्ट की जरूरत है लीगल सपोर्ट दें। लेकिन साथ साथ जो है वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का एक बड़ा एजेंडा टेकअप कर रहे हैं कि भाई स्टार्टअप्स की जरूरत है, बिजनेसेस को स्केल अप कराने की जरूरत है, एक डिलीवरी सिस्टम में एनजीओ क्रिएट करने की जरूरत है। तो इन सब एरियाज में यूथ को अपॉर्चुनिटी से जोड़ने की जरूरत है। तो ये चीज़ों पे भी काम, अच्छा, लेकिन एक एक चीज़ चीज मैं मिस कर आपसे जी 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 बात पूरी करें। रिफॉर्म्स का। जी, तो एक प्रोग्रेस है। सवाल ये हाँ, जी एक सवाल आपसे ये समझना चाहेंगे, चूंकि आपने रिफॉर्म की बात की, कम्युनिटी को किस तरह से आगे लाया जाए। आपने बात की मुसलमानों के तालीम की, मुसलमानों के जो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कंडीशन को भी आपने रखने की कोशिश की। लेकिन आपसे एक चीज हम ये समझना चाहेंगे कि आखिर, हालांकि ये एक ऐसे मुद्दे हैं कि जिन पे बड़ी लंबी बहस हो सकती है, अलग अलग जो है कई कई घंटे इस पर बातचीत की जा सकती है, लेकिन अगर बहुत ही संक्षिप्त में आपसे समझना हम चाहें
कि आखिर इन चीजों को मैनेज करने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? ऐसा है कि कम्युनिटी में अगर डिफरेंस करना है तो आपको कम्युनिटी से इंगेज करना पड़ेगा। बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं हम्म, या इंडिविजुअल्स हैं उनके सपोर्ट को तो आप लिवरेज कर सकते हैं, लेकिन रीच हम्म, आउट करने के लिए ताकि आप कम्युनिटी से इंगेज करें तो आप उसको रिफॉर्म कर सकते हैं, उसको आप डिलीवर कर सकते हैं चीज़ें। तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट्स पे जा रहे हैं। इम्पार्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को 40 के आसपास बना लिया है। हम्म, कोशिश करते हैं 100 200 300 जो प्रोमिनेंट लोग हैं उनको लेके तो 4 चीज़ें डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं। नंबर 1, हम्म, डॉक्यूमेंटेशन ड्राइव कि आपके पास सिटीजनशिप के सारे डॉक्यूमेंट्स हों, आपके पास एंटाइटलमेंट क्यों, चाहे वो ओबीसी सर्टिफिकेट हो, चाहे वो एक इकोनॉमिक कंडीशन का जो एक बीपीएल का कार्ड होता है वो हो, चाहे डिसेबिलिटी का जो जो एंटाइटलमेंट के वो होना चाहिए आपके पास। फिर एक सैनिटेशन ड्राइव चलाते हैं ताकि सफाई जो है मुसलमानों पे एक वो लगता है इल्जाम कि भाई साफ सुथरे नहीं रहते हैं, तो उसको हेड ऑन लेना है। तो हम लोग स्वच्छता अभियान सैनिटेशन ड्राइव। फिर एक प्लांटेशन ड्राइव, हम लोग मोहल्लों में पेड़ पौधे कम होते हैं, हरियाली कम होती है, लिविंग एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं होता है, तो प्लांटेशन ड्राइव। चौथा हम लोग कर रहे हैं कि एक जितनी स्कीम्स हैं सरकार की, जितनी मार्केट की अपॉर्चुनिटीज हैं उनके पास अवेयरनेस और उनसे यूथ को जोड़ने का फैसिलिटेशन, तो कनेक्टिंग यूथ विद अपॉर्चुनिटीज। एंड लास्ट ये है कि मॉनिटरिंग एंड रिस्पांस कि अगर डिस्ट्रिक्ट में किसी गांव में कहीं पे कुछ भी हुआ हालात, तो एक 3-4 वकीलों की, एक पत्रकार की इनकी टीम जाके वो एक ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट बना ले और फिर उसको टेकअप करे, चाहे अथॉरिटीज के साथ, चाहे पुलिस के साथ, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ। तो एक तरीके से इंटरवीन करना जहां जहां कम्युनिटी पे कोई भी इशू आता है, खड़ा होता है। हम्म। अच्छा, एक चीज ये जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि चूंकि हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद रहती है, ऐसे में बहुत सारे संगठन मुसलमानों के रिफॉर्म, उनके उत्थान के लिए काम करते आ रहे हैं। जब पहले से कुछ इस तरह के संगठन मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, अलग से इस तरह के संगठन बनाए जाने की जरूरत क्या थी? मैं इसमें आपको बताता हूँ कि 75 साल हो गए हैं 1947 से, हम्म, एक भी नेशनल लेवल पे पॉलिसी रिसर्च एंड एडवोकेसी का ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाया। 20 साल हम्म, पहले हमने इस पे सोचा था 2004 में कि क्या वजह है कि एक इतनी बड़ी कंट्री में और इतनी बड़ी मुसलमानों पॉपुलेशन है, लेकिन कम्युनिटी का एक भी पॉलिसी रिसर्च एंड एडवोकेसी का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इशूज पे, एजेंडा पे रिसर्च करे और टेकअप करे गवर्नमेंट के साथ में एंड की स्टेक होल्डर के साथ एंगेज करे। हम्म, तो इम्पार जो है पॉलिसी रिसर्च एंड एडवोकेसी में है, गवर्नमेंट से हम्म, एंगेजमेंट है, की स्टेक होल्डर के साथ एंगेजमेंट है, जो रिसर्च रिपोर्ट्स लाते हैं, तमाम हम्म, इश्यूज पे अपना एक फैक्चुअल रिपोर्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बड़ी कमी है जो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रहा था। हम्म, दूसरा, आपको मीडिया मैनेजमेंट का, मीडिया से रीच आउट करने का, परसेप्शन मैनेजमेंट का एक पैनल हम लोगों ने 40 मेंबर का पैनल, पहले 25 मेंबर का मीडिया के साथ शेयर किया था 1 साल पहले, अभी 40 मेंबर का पिछले महीने दिया है कि ये 40 एक्सपर्ट हर एक फील्ड के हैं। तो अगर हम्म, आपको मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन चाहिए, चाहे किसी डिबेट में, पैनल डिस्कशन में, या इंटरव्यू चाहिए, या कोर्ट चाहिए, तो आप इनमें से एक्सपर्ट हैं, चाहे डिफेंस के चाहिए, चाहे पुलिस के चाहिए, चाहे इकोनॉमिक्स के चाहिए, चाहे इंडस्ट्री से चाहिए, चाहे हिस्ट्री से चाहिए, चाहे इंटरनेशनल अफेयर से चाहिए, चाहे एग्रीकल्चर से चाहिए, तो जिस भी फील्ड का आपको एक्सपर्ट चाहिए हो, मुस्लिम कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन चाहते हो, चाहे एजुकेशन से, चाहे ब्यूरोक्रेसी से, तो ये 40 की लिस्ट है, आप इनसे रीच आउट कर ले, मोबाइल नंबर, ईमेल के साथ में। दूसरा काम। हम्म, तीसरा, कोई ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की स्कीम से, अपॉर्चुनिटीज से यूथ को कनेक्ट करने के लिए नहीं था। और हम्म, चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई मॉनिटरिंग एंड रिस्पांस सिस्टम नहीं था। अगर कोई कहीं पे कोई घटना होती है, कोई वारदात, कोई इशू होता है, तो क्या हमारे पास कोई रेडी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ पे अपनी टीम भेजे, एक फैक्चुअल रिपोर्ट तैयार करे, फिर उसको चाहे आप मीडिया के साथ टेकअप करें, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के साथ टेकअप करें, या यहाँ पे आके आप उस पर रिक्वायर्ड जो शोर मचाना है या गवर्नमेंट के साथ टेकअप करना, उसको टेकअप करें। तो ऑल दीज एरियाज आर दोज जिसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन अभी काम नहीं कर रहा था। लेकिन अगर कुछ कर भी रहे हो तो हिंदुस्तान इतना बड़ा है कि 100 ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 3-4 एरियाज में जिसमें इम्पार काम कर रहा है, इसमें अगर 100 ऑर्गेनाइजेशन भी काम करें तो मुझे लगता है कम पड़ेंगे। बिल्कुल। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि चूंकि हिंदुस्तानी मुसलमानों की अगर स्थिति को देखा जाए, एक तरफ कुछ लिबरल फेसेस को माना जाता है और कुछ जो है दीनी या हार्डकोर जो एक फेस है उसको जो है दो अलग अलग हिस्सों में देखा जाता है, बांटा जाता है। आखिर इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन को लेकर इम्पार कैसे काम कर पाएगा? देखिए, एक तो रिफॉर्म्स की बहुत लंबे वक्त से जरूरत है। इनफैक्ट 1400 सालों में कोई सोशल रिफॉर्म कम्युनिटी में नहीं हो पाया। उसकी वजह ये रही है हम्म, कि सोशल लाइफ और रिलीजन के बीच में लाइन जो है बड़ी ब्लर्ड है। हम्म,
ज्यादातर हम लोगों में से लोग डर जाते हैं कि अगर सोसाइटी में भी कोई रिफॉर्म्स इनिशिएट करें तो कहीं ना कहीं रिलीजन की बाउंड्री तो नहीं हम वायलेट कर रहे हैं। बिल्कुल। जबकि 1000 ऐसी चीजें हैं जो रिलीजन के एसेंस से नहीं है। तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं इस्लाम का जो एक वर्जन है वो डिमोन्स्ट्रेशन वाला अख्तियार कर लिया है, सिंबल्स वाला, न कि उसके एसेंस को समझने का और उसको अमल में लाने का। तो एक बहुत बड़ा ये मिस्टेक पूरी कम्युनिटी, इनफैक्ट इस्लाम का जो मैं थोड़ा समझ पाया हूँ कि इस्लाम का जो मकसद है, एसेंस है, वो ये है कि इंडिविजुअल को फ्री करके सीधे ऊपर वाले से कनेक्ट करने का है। आपको किसी इंस्टीट्यूशंस की जरूरत नहीं है, कोई ढोंग की जरूरत नहीं है, कोई 10 लोगों की पैरवी की जरूरत नहीं है। आप सीधे अल्लाह से कनेक्ट कर सकते हैं और कुरान शरीफ में सीधे लिखा है कि सबसे नजदीक मैं आपकी हूँ। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सबसे ज्यादा जो है वो रिचुअल्स तोड़ने के लिए इस्लाम आया था और सबसे ज्यादा रिचुअल्स में इस्लाम बंध गया। तो हम लोग मुसलमान होने के जो सिंबल हैं उनका प्रदर्शन करके समझ जाते हैं बहुत बड़े मुसलमान हैं। तो कहीं ना कहीं इस्लाम की एसेंस और जो सिंबल्स का डिमोन्स्ट्रेशन है, प्रदर्शन, उसके में फर्क करना समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिफॉर्म्स की जरूरत है। अगर ये फर्क आप क्लियर समझ लें तो जो सोशल लाइफ है जहाँ पे अगर कुछ कुरीतियां आ गई हैं, कुछ इल्स एविल्स आ गए हैं, तो उनको हम लोग रिफॉर्म्स कर सकते हैं। जैसे अजान बहुत लाउड स्पीकर पे लगाना कोई इस्लाम की रूह नहीं है, एसेंस नहीं है। अगर जिस समाज सोसाइटी में 10% मुसलमान है तो 90% ना मुस्लिम। अगर फजर की नमाज में बहुत तेज वॉल्यूम में कहते हैं तो 90% को नाराजगी होती है। 10% मुसलमानों में भी 90% नमाज पढ़ने नहीं जाते हैं, तो 1% के लिए आप 99%, तो उसमें क्या हम लोग वॉल्यूम कम कर लेंगे तो कम से कम पड़ोसी की नींद में खलल ना पड़े, तो क्यों उसको डिस्टर्ब करें। 1000 ऐसी चीजें हैं, जैसे कुर्बानी हम लोग करते हैं जहाँ मेजोरिटी में है, पूरा खून बहा देते हैं सड़कों पे। कौन सा इस्लाम आप कर रहे हैं ये? अगर लोगों का नजरिया आपके लिए नेगेटिव हो रहा है, गुस्से में आ रहे हैं लोग, तो किसी की भावना को ठेस पहुंचाना ये इस्लाम का कौन सा अंग हो सकता है? क्या इस पे रिफॉर्म्स करने के लिए नहीं? तो कहीं ना कहीं जो आप कह रहे थे, आपका ओरिजिनल पॉइंट, अभी तक पॉलिटिकल लीडर्स या क्लर्जी, धार्मिक या राजनीतिक लोगों ने मुसलमानों को लीड किया है और दोनों ने भावना के कोसेंट पे मुसलमानों को तैराया है कि इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन किया है। आपने कभी गौर किया है कि हम लोग स्पीचेस कैसी होती हैं? जो बात बड़े आसान तरीके से लॉजिकली कही जाए उसके लिए पूरा बदन हिला के, पूरा गला फाड़ के, आंसू बहा बहा के बात रखी। अरे क्या करना चाहते हो? ऑलरेडी कम्युनिटी में इमोशन का लोड इतना ज्यादा है, आप उसको और बढ़ा रहे हैं। दूसरा, जब भी कहीं कोई गैदरिंग होती है, आप 1947 से जुल्म जाति की कहानी सुनाते हैं। वो डिमोलाइज वैसे था, आपने और डिमोलाइज करके उसको वापस भेजा। क्या आपको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, डिमोलाइज करना चाहिए? आप क्या करना चाह रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इन लीडर्स ने हमारे एक भावनात्मक भाषण दे दे के, स्पीचेस आंसू बहा बहा के, कहीं ना कहीं कम्युनिटी को इमोशनली बहुत एक्सप्लॉइट किया है। मेरी नाराजगी उनसे है और मुझे लगता है हर राइट थिंकिंग मुसलमान की नाराजगी उनसे होना चाहिए। लेकिन पास्ट में अगर हम बात करते हैं तो फायदा नहीं। 2021 में, 2021 से आगे क्या करना है, इन बार उस पर ज्यादा फोकस करता है। हमारी नाराजगी अपने पास है कि मुसलमानों को किस तरीके से इन लोगों ने मिसलीड किया, किस तरीके से इमोशनली एक्सप्लॉइट किया। सिर्फ एज ए वोट बैंक या सेकुलर पार्टी उन्होंने इस्तेमाल किया। तो लेकिन पास्ट की बात छोड़ दे, आगे क्या हम कर सकते हैं उस पर फोकस करने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी रिफॉर्म्स की जरूरत है बड़े पैमाने पर। बिल्कुल, कम्युनिटी रिफॉर्म्स की जरूरत है बड़े पैमाने पर, और ये काम इम्पार बेहतर तरीके से कर पाएगा, ये मानना है। एक तरह से कोशिश कर रहा है इम्पार कि किसी भी तरीके से मुसलमानों में रिफॉर्म की स्थिति आए, ताकि उनकी जो एक नेगेटिव छवि पेश की जा रही है वो बेहतर हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमतियाज खान साहब, आपने विस्तार से बताया, समझाया कि इम्पार किस तरह से काम करेगा, किस किस सेक्टर में और किस तरह से अपने कामों को अंजाम देगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से ये गुजारिश करेंगे कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के जो चैनल है वो आपकी आवाज को उठाते हैं, आपको एक तरह से मोरल सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं, ताकि सत्ता के गलियारों तक आपकी आवाज बेहतर तरीके से पहुंचाई जा सके और आपके मसाइल और आपकी समस्याओं को सुलझाने में मदद मिल सके। तो आज के इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। आदाब।